प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हिंदी कक्षा में। मित्रों, हाल ही में हमने विदाई संभाषण पूरा किया है, जिसमें लॉर्ड कर्जन के कार्यों और भारतीय लोगों का उनके द्वारा किए गए शोषण का जिक्र किया गया था। आज एक नया अध्याय शेखर जोशी के द्वारा लिखित गलता लोहा हम पढ़ेंगे। गलता लोहा यानी पिघलता हुआ लोहा एक प्रतीक रूप में लिया गया है। शेखर जोशी, जिनका जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा, उत्तरांचल भारत में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियू, हलवाहा, नवरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र है। सम्मानों में पहल सम्मान ने प्राप्त हुआ है। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। पिछली सदी का छठवां दशक यानी अपन बोलते हैं ना, जो 20वीं सदी थी, 1951, 52, 53, 54 से लेकर के और 60 तक का जो दशक है, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू करी, और देखते ही देखते कहानी की जो विधा है, विद्या और विधा दोनों अलग अलग शब्द हैं, साहित्य जगत के केंद्र में आ गई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस कहानी आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, अन्य से उत्तम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत यानी बिल्कुल सहज और आडंबरहीन, दिखावे से दूर की भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। अनेक प्रकार की विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। यानी जो लेखक ने यहाँ बताया है, यहाँ इसकी भूमिका में ये बता रहा है कि एक नई कहानी आंदोलन चला था, और इस नई कहानी आंदोलन में जो चली आ रही परंपरा थी कहानियों की, यथार्थवाद की, आदर्शवाद की, उससे हट करके जो वास्तविकता है समाज की, उसको प्रतिबिंबित किया गया। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाजियू कहानी पर ध्यान रखना, प्रश्न उठेगा क्या कि उनकी कौन सी कहानी पर फिल्म बनाई जा चुकी है। दाजियू कहानी पर। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। गलता लोहा आदमी के अंदर, अब ये जो गलता लोहा एक प्रतीक रूप में लिया गया है, इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है आदमी के टूटते हुए अरमान। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है,
वास्तविक अर्थ गंभीरता उतनी ही अधिक है। क्या कह रहा है कि अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है उतना ही अर्थ गंभीर ज़्यादा है। लेखक की मुखर कोई स्पष्ट टिप्पणी के अलावा के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं, पढ़ते हुए ये समझ लेते हैं कि एक मेधावी कहते हैं होशियार किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है, यानी वो अपने ब्राह्मण जाति को भूल जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रख करके, सामाजिक विधि यानी कानून की रोकथाम को ताक पर रख करके, उसको छोड़ करके वह धनराम लोहार के आफर कहते हैं धौंकनी बैठता है ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तिगत जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यानी कहने का ये प्रयास किया गया है कि वास्तव में जो नई पीढ़ी है वो करवट ले रही है। अब अपन मूल पाठ पे आते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, लड़का है, अनायास यानी बिना प्रयास के ही शिल्पकार टोले की ओर यानी लोहारों के टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। धनराम नाम का कोई लोहार है और उसका आफर, उसकी दौकनी, उसकी भट्टी वहाँ चल रही है। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की, निहाई पर रखे लाल गरम निहाई कहते हैं जिस पर लोहे को रख करके कूटा जाता है। हथौड़े की धप धप आवाज़ ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यानी एक लोहार का बेटा किस प्रकार लोहे को कूटता है, कैसे वो अपने उपक्रम करता है, ये सब उसके दिमाग में बैठ रहा था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से, लंबे बैंट वाले, लंबे अपन गांव में कहते हैं लंबे हत्ते वाला, हंसुए को लेकर घर से, जैसे अपने जो दांतली होती है, दरांती होती है, पहले के ज़माने में उसको थोड़ा लंबा कर दिया, जैसे आज का जो बांस रहता ना उसका एक हाथ का टुकड़ा लगा लो बस। वो घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर देगा। अपन डोले डाकले साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। अब यह मत कहना कि यह बंसीधर वह है जो दरोगा था, नहीं। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यानी अब पुरोहिता का ज़माना नहीं रहा। यजमान ब्राह्मण लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि अब ब्राह्मण तो तभी काम करेगा जब वो कर्म करेंगे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। आज की जो नई पीढ़ी जो है वो तो व्रत उपवास करना ही नहीं चाहती, कठिन श्रम से दूर भागती है। अफर के खाना और पसर के सोना, यही रीति बन चुकी है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निःश्वास लेकर कहा था, क्या कहा था मोहन से, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता, भाई करूँ तो क्या करूँ, तुम लोग कर नहीं सकते। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति यानी आदत भी नहीं है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसे ही अनुत्तरित रह गई। यानी उसने अपने बाप की जो
आशा थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको वो कर्मकांड आता ही नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। कुंद होना, कुंद का मतलब साहित्यिक भाषा में होता है बेटा अवरुद्ध हो जाना, ठीक है ना, अवरुद्ध हो जाना। और धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ, धनराम कौन है? लोहार। मोहन कौन है? ब्राह्मण का बेटा। और उसके पिता का नाम क्या है? बंसीधर। बंसीधर क्या काम करते थे? पुरोहिताई कर्म। और बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर यानी पीपा के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी यानी जांचने वाले की निगाहों से, नजरों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने कहा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। कौन? धनराम। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हा कुछ क्षण के लिए दोनों बड़ी गर्मजोशी से हंसे, और दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। एक फ्लैशबैक हमारे सामने प्रस्तुत होता है फिल्मों की तरह। गोपाल सिंह नामक व्यक्ति की दुकान से हुक्के का कस खींच करके मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल के चार दीवारी में चौक में घुसते हैं। थोड़ी देर पहले तक दमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर बांस के पेड़ों की टहनी पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, या फिर कोई बांज पेड़ होगा। कड़े स्वर में वे पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशागर बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल नहीं आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर ही डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। होशियारों के प्रति होता ही है। यदि आप भी अपनी कक्षा में होशियार रहोगे तो आपके प्रति भी रहेगा। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। यानी पहले जातिगत व्यवस्थाएं ज़्यादा थी। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। यानी जो बालक थे वो उस बात को मान लेते थे। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे यानी तीसरी क्लास तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, ए धनुआ,
13 का पहाड़ा सुना तो रे, 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा ही उसके लिए पहाड़ हो गया। पहाड़ा नहीं, पहाड़ हो गया था। कैसे? तेरे एकम तेरे, वो तेरे दूनी 24 सटाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। क्या? पिंडली नहीं टूटी, संटी यानी डंडी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। किससे? धनराम से। और फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। अब मरता क्या नहीं करता, ठीक है ना। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। क्या? डंडी मारते, टूट जाती तो टूटने वाले से ही मंगवाते। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। ठीक है बेटाओ, अब आगे कल पढ़ेंगे।